प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाए। किसको? समय को अपरिवर्तित रख रहा है। देखो देखो देखो, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना। समय को दोस्त मेरे, धारा के प्रवाह का समय और प्रतिरोध को अपरिवर्तित रह रहा है, लेकिन धारा को तिगुना कर रहा है। अगर दोस्त मेरे H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। H बराबर होता है I² RT। इसको तिगुना करेगा तो 9 गुना हो जाएगा। आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसको अगर तिगुना कह रहा है, यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को और प्रतिरोध और धारा प्रवाह को अपरिवर्तित रखते हुए तिगुना कर दिया जाए, इसको तिगुना कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा। आंसर, व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बनाए थे? एक बार जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को बनाया है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। किसी चालक के तार का प्रतिरोध है 15 ओम। यदि उसी पदार्थ के समान लंबाई का लेकिन पहले वाले तार का 1/3 त्रिज्या के तार लिया जाए तो दूसरे का प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे रो L बाय ए, और रो L बाय ए का मान है 15 ओम। R1 बराबर हो जाएगा रो L, आप बटा ए के जगह पर यहां रख सकते हैं हम πr², यहां ए के जगह पर πr², तो यहां रख देंगे पाई, R² के जगह पर R/3 का होल स्क्वायर, तो यह 3×3 9 ऊपर चल जाएगा, 9 रो L बटा πr², 9 गुना 15 बराबर 15 9 में 135 ओम इज द आंसर। बढ़िया से देख लो क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। कहते एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ समान लंबाई का लेकिन पहले वाले का 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता है तो उसके तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसका अगर 1/3 लेते हैं यानी R/3 लेते हैं तो 3×3 9 ऊपर चल जाएगा, 9 रो L बटा πr² यानी 9 गुना 15 बराबर 135 इज द राइट आंसर। 135 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दे दिया है एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है, यानी रो L बटा ए यानी πr² बराबर 15। अब कर रहा है रो L बटा पाई R/3 का होल स्क्वायर, 9 रो L बटा πr², 9 गुना 15 यानी 135 ओम इज द राइट आंसर। 135 ओम इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। And the next one is, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह को दिखाई देने वाली पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह को दिखाई देने वाली पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को किस घटना द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? जल्दी से बता दीजिए। आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ताप में परिवर्तन जहां भी होगा आग के ऊपर उठने वाले गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति निम्नलिखित में से किस घटना से परिभाषित होती है? आग जो ऊपर उठता है ना, वो कम घनत्व के कारण उठता है। घनत्व में अंतर जब यह होगा तो अपवर्तन हो जाएगा आंसर। वायुमंडलीय परावर्तन है, वायुमंडलीय परावर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन इज द राइट आंसर। परावर्तन नहीं चला, वायुमंडलीय अपवर्तन इज द राइट आंसर। परावर्तन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण हीरा चमकता है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, प्रकाश
प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। और वर्ण विक्षेपण का एक एक शानदार एग्जाम्पल है इंद्रधनुष। जब ये चला तापमान वगैरह में अंतर देना, खट से मार देना है अपवर्तन। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इज द राइट आंसर। इंद्रधनुष इज द राइट आंसर। हीरा मृग मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन प्रकाश का क्षय होना, वायुमंडलीय अपवर्तन इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन अटपटे होते हैं चला जी, जो दे दिए जाते हैं। अगला प्रश्न बताओ तो चला, एक आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताइए। क्वेश्चन चला थोड़ा सा एनसीईआरटी का अटर पटर क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन चला पूछा है, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I, 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्रमशः B1, B2, B3 है। निम्न में से कौन सा सही संबंध है? ए का I है, का 2I है, का 3I है। बताओ आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। द राइट आंसर इज B1 का है I1, B1 का है I, B2 का है 2I, अब B3 का है 3I। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो दोस्त मेरे ये बात जान लो, चुंबकीय क्षेत्र B1, B2 चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। एचसी ऑरस्टेड ने कहा था धारा का प्रवाह करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जितना ज्यादा धारा का प्रवाह करेंगे उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर बता दो, सबसे ज्यादा धारा का मान है B3 में, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा B3 में, उससे कम B2 में, उससे कम B1 में। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, B2, B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो भैया B3 है यानी 3I, B3 है यानी कितना 3I, B2 है यानी कितना 2I, अब B1 है यानी कितना आई। तो गौर से देखो, चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा धारा का प्रवाह करता, एचसी ऑरस्टेड क्या कहता था कि धारा का प्रवाह करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जितना ज्यादा धारा का प्रवाह करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो भैया आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज आंसर? अगला, श्वेत प्रकाश का एक किरण, श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है? पीला, नारंगी, आसमानी और बैगनी। यही मामला है, आपका क्वेश्चन यही कह रहा है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? अगर ये ऐसे जा रहा है तो दोस्त मेरे सबसे ज्यादा झुकता है बैगनी और सबसे कम झुकता है 3 और 3 6 1 7। ये जो मामला है ये है बे आ नी ह पीनाला, बे आ नी ह पीनाला। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है इधर वाला और सबसे ज्यादा झुकता है इधर वाला। इधर से देख लो कौन ऑप्शन में लाल है, क्या ऑप्शन में नहीं है, नारंगी है, क्या ऑप्शन में है। आंसर मार दो, आंसर हो जाएगा। देख लो बढ़िया से, हमने कहा सबसे कम झुकता है इधर वाला, सबसे ज्यादा झुकता है इधर वाला। तो हमको कह रहा है सबसे कम झुकता है, तो लाल अगर रहेगा तो मारेंगे, नहीं रहेगा तो नारंगी मारेंगे। आंसर नारंगी हो जाएगा। और देखो इसमें चला, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य और चाल, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता है। अब बाद बाकी सब घटता है, बाद बाकी घटता, बाद बाकी क्या होता है? घटता। तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, अब बाद बाकी क्या होता है दोस्त? घटता है। तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी सब घटता। देखो विचलन की अगर बात करेगा, डेविएशन की, तो सबसे कम होता है लाल में, सबसे ज्यादा होता है बैगनी में। सबसे कम लाल, सबसे ज्यादा बैगनी, सबसे कम लाल और सबसे ज्यादा कौन? बैगनी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, तरंग नीचे से ऊपर, लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे अधिक, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो लाल का सबसे कम। लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे अधिक, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का तो सबसे कम। ये ध्यान रखिएगा। बता चला, ये तो बता देगा। आंसर बता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसके बारे में बताओ, कौन सा कथन सत्य नहीं है? केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बाप रे बाप, साफे गड़बड़ है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं,
सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। केक बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। केक बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3। केक बनाने में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। देख लो बढ़िया से, केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट एकदम गलत है। सोडियम कार्बोनेट तो वॉशिंग सोडा है, यही तो गलत है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड है, एकदम है। एंटासिड में एक और है MgOH हॉल 2। MgOH हॉल 2 जो है ये भी एंटासिड है। फिर कहता सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए, सफाई में सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है तो घर में साफ सफाई के लिए करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, एकदम सही बात है। बेकिंग पाउडर के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर अगर बनाना है तो बेकिंग सोडा से ही बनता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और हम बता देते हैं दोस्त मेरे, ये जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा की बात करोगे ना, बेकिंग सोडा की बात करोगे, बेकिंग 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 सोडा, बेकिंग सोडा की अगर बात करोगे तो बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आप बेकिंग पाउडर की अगर बात करोगे ना, बेकिंग पाउडर की अगर बात करोगे, बेकिंग पाउडर की अगर बात करोगे तो बेकिंग पाउडर हो गया NaHCO3, बेकिंग पाउडर हो गया NaHCO3, NaHCO3 या प्लस टार्टरिक अम्ल, दोनों अलग अलग है। चला बढ़िया से देख लो, टार्टरिक अम्ल, हम और तुम मिलके चला अच्छा कर्म करेंगे और हम लोग रिजल्ट तक जरूर पहुंचेंगे। प्लीज सर मेरा पेमेंट हो गया और टेस्ट एक्टिवेट। अच्छा आप अपना नंबर दीजिए, हम करवा देते हैं। एसके झा सर के पास इतना पावर नहीं है कि ऑफलाइन टेस्ट इंग्लिश में दे सके। अरे बाप रे बाप, मेरे पावर की तो तू बात ही नहीं करो। चला हमारा पास इतना पावर नहीं है कि बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले छात्र ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग हिंदी मीडियम में चलाते हैं। लिख लो, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, प्लस टार्टरिक एसिड इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बताओ जल्दी से कौन सा कथन सही है। एक कहता क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 कार्बन परमाणु होता है। क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होता है। 3 कार्बन परमाणु होता है, सही है कि गलत है? कहता कौन सा कथन सही है? एकदम गलत है। ये अगर फॉर्मूला होता है CCl3 तो भैया एक कार्बन परमाणु होता है। मीथेन में 4 होता है भैया, मीथेन में 1 होता है। इथेनॉल में 3 होता है, C2H5OH इथेनॉल है, इसमें 2 होता है। एसिटिक एसिड में 2 होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसमें 2 होता है। देख लो 1 1 2, इसमें 2 होता है तो कह रहा है 3 होता है इथेनॉल में। मीथेन में 1 होता है, कहता 4 होता है। क्लोरोफॉर्म में 1 होता है, कहता 3 होता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? D for dog is the right answer. D for dog is the right answer. आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बता जल्दी से क्या होगा। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? एनस, मलद्वार। मलद्वार इज द राइट आंसर। छोटी आंत संपूर्ण पाचन भोजन का यही करता है, संपूर्ण पाचन करता है। और बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण करता। यही अगर कहता अपशिष्ट का वहन कौन करता है तो प्लाज्मा। अपशिष्ट का वहन कौन करता है? 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 तो प्लाज्मा।
अपशिष्ट का वहन कौन करता है? तब प्लाज्मा। कहता है मरम में आहार नाल इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो आंसर हो जाएगा एनस। एनस हो जाएगा मलद्वार। छोटी आंत संपूर्ण पाचन करता है भोजन का। विली भी इसी में होता है चला, जिसका उंगली नुमा संरचना होता है, जो भोजन रस का अवशोषण करता है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है। और मलद्वार की अगर हम बात करें, अपशिष्ट का वहन करता है, दैट इज प्लाज्मा। अपशिष्ट का वहन करता है, दैट इज प्लाज्मा। अपशिष्ट का वहन करता है, दैट इज प्लाज्मा। अगला प्रश्न 340 एटम। आए हाय हाय, ओए होए होए, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। 340 एटमॉस्फेरिक के दाब पर CO2 को H2 से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? एकदम महाभिविया CH3OH बनेगा। जल्दी से लिख लो, एकदम चला सीधा सीधा बात। CO2 H2 से अभिक्रिया करेगा, CH3OH दे देगा। CO2 H2 से अभिक्रिया करेगा, क्या दे देगा? CH3OH दे देगा। हम लोग क्या करें, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने वाले क्या पढ़ना छोड़ दें? नहीं दोस्त, पढ़ना क्यों छोड़ोगे? हम देखते हैं क्या हम आपके लिए कर पाएंगे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरी टीम चलाना इतना न ज्यादा हैक्टिक लोड में है कि क्या ही हम बोलें। इचला C2H5OH आपको पता है ये अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल है, पीने वाला अल्कोहल है। और इसकी अगर हम बात करें, ये किण्वन विधि द्वारा बनता है, 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 पीने वाला अल्कोहल है। किण्वन विधि द्वारा बनता है, पीने वाला अल्कोहल है। कोई दिक्कत? किण्वन विधि द्वारा बनता है, पीने वाला अल्कोहल। आंसर ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज से बनता है। एक आंसर बता, निम्नलिखित में से किस तत्व में क्रमशः इक्का सिलिकॉन, इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम के समान गुण है? जल्दी बता। इक्का बोरोन, कहता है इक्का सिलिकॉन हो जाएगा जर्मेनियम, इक्का बोरोन हो जाएगा गैलियम, इक्का एल्युमिनियम हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? इक्का सिलिकॉन बोले तो जर्मेनियम, इक्का बोरोन बोले तो स्कैंडियम, और इक्का एल्युमिनियम बोले तो गैलियम। आंसर। इसको बाद में जो है, ये जो बाद में कहेगा, बाद में किसको जोड़ा गया? बाद में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में इसी को जोड़ा था। बाद में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इसी को जोड़ा था। आवर्त सारणी में इसको जोड़ा था। आवर्त सारणी में इसको जोड़ा था। बाद में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इसको जोड़ा था। जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, बाद में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इसको जोड़ा था। बाद में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इसको जोड़ा था। इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम है, इक्का बोरोन स्कैंडियम है, इक्का एल्युमिनियम गैलियम है। इक्का एल्युमिनियम जो है वो गैलियम है। जल्दी से बता दो, इक्का एल्युमिनियम जो है वो क्या है दोस्त मेरे? गैलियम है। न न न न न न न न न न, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ रे राजा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर? इक्का बोरॉन, इसको बाद में मेंडलीफ ने जोड़ा था। कार्बन यौगिक आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं। आय हाय 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 हाय, आयनिक बंधन नहीं पाए जाते हैं दोस्त। आयनिक बंधन तो धातु और अधातु के बीच बनता है। धातु एंड अधातु के बीच जो बनता है वो आयनिक बंधन बनता है। अब बताओ, मजबूती त्रिबंधन है, एकल बंधन है, द्विबंधन है? मजबूती की अगर बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड। अभिक्रियाशीलता की अगर बात करोगे तो अभिक्रियाशीलता भी सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड का, उससे कम डबल बॉन्ड का, उससे कम सिंगल बॉन्ड का होता है। मजबूती भी सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड का होता है। अभिक्रियाशीलता भी सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड का होता है। आंसर बता दो। आयनिक बंधन जो होता है विद्युत के ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में जो होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं।
ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं, द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। और ये बनता है धातु और अधातु के बीच, ये बनता है धातु और अधातु के बीच। मजबूती सबसे अधिक त्रिबंधन, उससे कम दो, उससे कम सिंगल। अभिक्रियाशीलता 3-2-1, अभिक्रियाशीलता भी 3-2-1। आयनिक बंधन की अगर हम बात करें, ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में क्या, सुचालक होते हैं। आंसर। अगला प्रश्न कहता है पादप के संदर्भ में, पादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। 100% सही है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं अर्थात बनाते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की जड़ों से सहायता प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। पादप जो है नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। देखो ना, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, 100% सही है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, यह भी सही है। जड़ से ही ना नाइट्रोजन प्राप्त करता है मृदा से। आंसर बताओ, दोनों सही है। सर मेरा टेक्स्ट बुक का पैसा कट गया, आप अपना नंबर भेजिए ना, हम एक्टिवेट करवाते हैं। देखिए तो कौन है, के एजुकेशन सेंटर, कोई बात नहीं, हम एक्टिवेट करवाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है। आज से चला टेस्ट स्टार्ट हो गया। जो बच्चा जब खरीदेगा तब से 30 दिन की वैलिडिटी होगी। 199 रुपीज फी है। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके आप ये ऐसा पैनल खुलेगा, ऑफलाइन टेस्टिंग ऑनलाइन में चले जाइए। खोलने के बाद आप आइएगा तो बाय ऑल टेस्ट यहां क्लिक कीजिएगा, 199 रुपए पे कीजिएगा और पूरा A to Z टेस्ट आपके पास आ जाएगा। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करना है, ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन वाला कॉलम में क्लिक करना है, यहां आइएगा, सारा टेस्ट आपको दिखेगा। नीचे बाय ऑल टेस्ट दिखेगा, 199 रुपए पे करना है और आपका वो टेस्ट A to Z 1 महीने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। आज खरीदिएगा, आज से 30 दिन, कल खरीदिएगा, कल से 30 दिन। और दोस्त मेरे 1200 रुपए का टोटल टेस्ट है जो हम आपको दे रहे हैं मात्र 199 रुपए में पर मंथ में। अब जो 2-3 महीना जो बच्चा मार लेगा अच्छे से, उसका मेरिट बनने में उसकी मदद जरूर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में टेस्ट मारना होगा, प्रॉपर वे में डिस्कशंस करने होंगे। बताइए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है मेलामाइन की। अग्निरोधक बनाने पर परत बना किसका होता है, मेलामाइन का। किसका होता है दोस्त मेरे, मेलामाइन का। मेलामाइन अज्वलनशील है, मेलामाइन अज्वलनशील है। मेलामाइन क्या है दोस्त मेरे, अज्वलनशील। बेकेलाइट, टीवी रेडियो का कवर इसी का बना होता है। टीवी रेडियो का कवर जो होता है वो इसी का बना होता है। पॉलिस्टर की अगर हम बात करें, जल्दी सूखता है, सबसे जल्दी सूखता है पॉलिस्टर, सबसे जल्दी सूखता है पॉलिस्टर। टेफ्लॉन, ना चिपकने वाला परत इसी का बनता है, ना चिपकने वाला परत जो होता है वो टेफ्लॉन का बनता है। बर्तनों पर, बर्तन पर, कहां पर दोस्त मेरे, बर्तन पर ना चिपकने वाला परत टेफ्लॉन का बना होता है। बर्तन पर ना चिपकने वाला परत टेफ्लॉन का बना होता है। मेलामाइन अज्वलनशील है। बेकेलाइट टीवी रेडियो का कवर। पॉलिस्टर जल्दी सूखता है। टेफ्लॉन ना चिपकने वाला परत जो होता है वो किसका बना होता है, बर्तन पर टेफ्लॉन का बना होता है। न चिपकने वाला परत किसका बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। ना चिपकने वाला परत किसका बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। मेलामाइन का परत चढ़ाते हैं, चला, मेलामाइन अज्वलनशील है। मेलामाइन की अगर हम बात करें, अज्वलनशील है। बेकेलाइट टीवी रेडियो का कवर है। पॉलिस्टर जल्दी सूखता है। टेफ्लॉन ना चिपकने वाला परत बर्तन पर बना होता है टेफ्लॉन का। एकदम चला, हमारा एक ही टैगलाइन है, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। कंटेंट ही हमारी पहचान है, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं और हम वो देंगे तो बच्चे हमसे पढ़ने जरूर आएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है और आ भी रहे हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ये तो सब मार दिया होगा, जल्दी से बताओ। हीलियम का जो द्रव्यमान है वो अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है, ये ईंधन नहीं है, ये जलने में मदद करता है। हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन, हीलियम का द्रव्यमान जो है अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान बीटा कण के द्रव्यमान के बराबर है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो है वो बीटा कण के द्रव्यमान के बराबर है।
अगला ईंट बना देगा। सजातीय समजातीय श्रेणी के किस तत्व में प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। एक सजातीय होमोलोगस सीरीज में किस तत्व को किसी प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? बताओ क्या होगा आंसर। इस सबको पता है। इस समजातीय श्रेणी जैसे हो गया चला C2H6, जैसे C3H8, जैसे C4, 3 दूनी 6 दू 8, C4H10, ये सब समजातीय श्रेणी है। इसमें केवल और केवल हाइड्रोजन का ही विस्थापन होता है। जितना हाइड्रोकार्बन है ना चला वही समजातीय है। ये ध्यान रखना, समजातीय श्रेणी जो है उसमें केवल और केवल हाइड्रोकार्बन है, केवल और केवल हाइड्रोकार्बन है। सजातीय श्रेणी में केवल और केवल हाइड्रोकार्बन है। सजातीय श्रेणी में केवल और केवल क्या है चला, हाइड्रोकार्बन है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सल्फर S8 होता है। महिलाएं बाल सीधा करने में इसी का उपयोग करते हैं। सोडियम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ये मुलायम होता है। चाकू से काट सकते हैं, ये मुलायम होता है। सल्फर बहुपरमाणु का। हीलियम वायुयान के टायर में इसी को भरते हैं। वायुयान के टायर में इसी को भरते हैं। वायुयान के टायर में हीलियम को भरा जाता है। वायुयान के टायर में किसको भरा जाता है, हीलियम को भरा जाता है। और सजातीय श्रेणी में जब भी विस्थापित होगा चला हाइड्रोकार्बन होगा। सजातीय श्रेणी में जब भी विस्थापित होगा हाइड्रोकार्बन ही होगा। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चाकू से काटा जाता है किसको, सल्फर को। द्विध्रुव मतलब जितना पॉजिटिव उतने निगेटिव का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। जितना पॉजिटिव उतने निगेटिव होगा तो द्विध्रुव का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जितना पॉजिटिव उतने क्या हो जाएगा चला, निगेटिव हो जाएगा। एक आंसर बता दो। ये क्वेश्चन चला बड़ा दमदार है और उम्मीद करेंगे एनसीईआरटी का है, लेकिन है तो है, मेरा दोस्त मेरा भाई बना देगा। कहते हैं सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कितना बार बोले हैं, प्रतिरोधकता केवल प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। 100% सही है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। एकदम स्वतंत्र होता है, एकदम नहीं कि निर्भर करता। प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकता नहीं। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। एकदम गलत है, कम होती है। शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता जो होती है वो कम होती है मिश्र धातु से। तो अब यहां आंसर ए और बी इज द राइट आंसर। ए और बी इज द राइट आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना। प्रतिरोधकता जो है दोस्त मेरे, प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें रो, तो ये केवल पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। जबकि प्रतिरोध की अगर हम बात करें आर, तो आर समानुपाती होता है एल के। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के। आर समानुपाती होता है ताप के। इस सब के समानुपाती होता है। पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता पदार्थ पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर निर्भर करता है। यहां प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं। प्रतिरोधकता क्षेत्रफल से स्वतंत्र है, एकदम निर्भर नहीं करता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एकदम करता है। लेकिन शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है, गलत है। शुद्ध का कम होता है। द राइट आंसर इज ए एंड बी बोथ। इसको लिख लो चला, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। is very very important, is very very important। अगला प्रश्न, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है। अल्कोहल -114 डिग्री सी पर जमता है। चला अल्कोहल जो है, अल्कोहल की अगर बात करोगे ना तो -114 पर जमता है, -114 डिग्री सी पर जमता है, जल्दी जम्बे नहीं करता है। तो कहते हैं ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक है। अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता है। अल्कोहल का विश्व उत्पाद पारा से अधिक है। अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। ये जल्दी जमता नहीं है। -115 डिग्री सी होगा तब जमेगा, -114 115 डिग्री सी होगा तब जमेगा। इसलिए ठंडे प्रदेशों में पारा तो जम जाएगा, पारा जल्दी जम जाएगा। तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पारा की जगह पर अल्कोहल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो जमता ही नहीं है, -114 पर जम जाएगा। तो कहीं भी लगाइएगा ताप नाप लीजिएगा। आंसर
ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय के धड़कन की ध्वनि नापते हैं किसके द्वारा? व्हाट इज द आंसर? परावर्तन के द्वारा। स्टेथोस्कोप में जो है थक 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 मारता है, तो हृदय का धड़कन किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा। बहु अपवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक संकेत भी नहीं होगा। ये सब ईसीजी वगैरह जो है ना चला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वगैरह, ईसीजी वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेत है। बताओ तो ईईजी कहां होता है? ये तो एकदम सिंपल है, तुमको पता होगा। हृदय में कि मस्तिष्क में? ईईजी जो है कहां होता है? हृदय में कि मस्तिष्क में? जल्दी बता, ईईजी कहां होता है? हृदय में कि मस्तिष्क में? व्हाट इज द आंसर? ईईजी कहां होता है? हृदय में कि मस्तिष्क में? जल्दी बता। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम जो होता है दोस्त मेरे मस्तिष्क में होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हृदय में होता है। दोस्त मेरे, हमारी टीम प्रतिबद्ध है सिर्फ कंटेंट के लिए, सीधी बात, नो